नमस्कार, मैं हूं सुमन श्रुति। स्वागत है आपका यूसीएन पर। भगंदर, फिशुला और फिशर ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज तो दूर, इनके बारे में बात करने में भी लोगों में बहुत हिचकिचाहट होती है। इसी बारे में हमारे साथ बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अंतरराष्ट्रीय लेजर प्रशिक्षित व 35 राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता डॉक्टर प्रवीण सहावे, डायरेक्टर ऑफ अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, मनीष नगर रोड, नागपुर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका यूसीएन पर। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बवासीर यानी कि पाइल्स की बीमारी क्या है? पाइल्स ने मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये एक डेमो है जिसमें एनल कैनल का पार्ट इसमें लिया गया है। हिमोरॉइड्स मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक बाहरी प्रकार, एक अंदरूनी प्रकार, या इंटरनल और एक्सटर्नल पाइल्स इसको कहा जाता है। इंटरनल पाइल्स के 4 प्रकार होते हैं। पाइल्स ने वहाँ पर ये जो वेन्स है, यहाँ पर किसी भी कारणवश अगर कॉन्स्टिपेशन होता है या वहाँ पर प्रेशर आता है तो वहाँ की नसों में फुलाव या सूजन आती है और वहाँ पर ब्लीडिंग होना लगता है। तो इसकी पहली स्टेज होती है पाइल्स का कि पेनलेस ब्लीडिंग होना। दूसरी स्टेज होती है कि पाइल्स में मस्सा मोशन करते समय बाहर आता है और अपने आप अंदर जाता है। और तीसरी स्टेज होती है जिसमें मस्सा बाहर मोशन करते समय आता है, वो अपने आप अंदर नहीं जाता है, उसको हाथ से अंदर डालना पड़ता है। और चौथी स्टेज होती है मस्सा, जो हमेशा के लिए बाहर रहता है, जो कि अत्यंत पेनफुल वेदनादायी होता है। तो ये 4 स्टेज पाइल्स की होती है। इसमें अगर हम देखेंगे तो हर एक पाइल्स की स्टेज के अनुसार उसका उपचार किया जाता है। जैसे पहली स्टेज के अगर पाइल्स है तो उसमें कुछ मेडिकेशंस है, खान पान में बदलाव है, वो अगर हम करते हैं तो निश्चित ही आराम होता है। और अगर सेकंड स्टेज है तो उसमें अर्ली स्टेज में रबर बैंड लागेशन है या लेज़र ट्रीटमेंट है, इसका हम उपयोग करते हैं। थर्ड स्टेज में भी आप लेज़र ट्रीटमेंट का फ़ायदा ले सकते हैं। और फोर्थ स्टेज में कन्वेंशनल मेथड के साथ लेज़र का उपयोग करके इसको ठीक किया जा सकता है। अगर हम अर्ली स्टेज में हमारी बीमारी का पाइल्स का निदान करते हैं तो हम लोग लेज़र ट्रीटमेंट से या ऑपरेशन से निश्चित ही बच सकते हैं। सर, फिशर बीमारी जो है, इसके क्या प्रकार होते हैं और इसके मुख्यतः लक्षण कौन कौन से होते हैं? फिशर के अगर हम बात करते हैं तो इसमें मैं दिखाना चाहूँगा कि फिशर यानी गुदभाग में चीरा पड़ना, किसी भी हार्ड स्टूल की वजह से, मोशन हार्ड होने से या अत्यधिक मात्रा में लूज मोशन होने से भी यहाँ पर इन्फेक्शन होता है और यहाँ पर चीरा होने से फिशर की बीमारी होती है। फिशर में अत्यधिक पेन होता है, सीवियर पेन होता है। और इसके 2 प्रकार होते हैं, एक क्रोनिक फिशर और एक एक्यूट फिशर। एक्यूट फिशर यानी अभी तुरंत हुआ फिशर है जिसमें 2 से 4 दिन की हिस्ट्री मिलती है पेशेंट में। और क्रोनिक फिशर यानी बहुत सालों से चलते आ रहा है, ऐसा फिशर होता है। तो क्रोनिक फिशर में क्या होता है कि यहाँ पर एक सेंटिनल पाइल्स तैयार होता है। अब सेंटिनल पाइल्स किसको बोलते हैं? तो ये फिशर को अपने आप हील करने से वहाँ पर एक प्रकार का मस्सा तैयार होता है, उसको सेंटिनल पाइल्स कहते हैं। सेंटिनल का वैसे अर्थ देखा जाए तो सेंटिनल मीन्स टू हाइड, छुपाना, और यह अपने आप प्राकृतिक रूप से फिशर को छुपाया जाता है, इसी को सेंटिनल पाइल्स कहा जाता है। तो ये क्रोनिक फिशर और एक्यूट फिशर ऐसे 2 टाइप्स होते हैं। और एक्यूट फिशर में अगर हम देखेंगे तो अर्ली स्टेज में कुछ मेडिकेशंस के माध्यम से हम लोग आराम पा सकते हैं। इसमें खान पान में बदलाव करना, तीखा मिर्च मसालेदार बंद करना है, फाइबरस डाइट लेना है, सॉफ्ट स्टूल पेशेंट को होना चाहिए, मोशन होना चाहिए, इसलिए कुछ मेडिकेशंस है। जैसे हरितकी का चूर्ण है, 3 से 4 ग्राम रात को सोते समय ले सकते हैं। ईसबगोल का चूर्ण ले सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर लगाने के लिए लोकल एप्लीकेशंस काफ़ी ज़रूरी है। इसमें कुछ क्रीम्स हम लोग हमारे सेंटर्स में, अभ्युदय पाइल्स लेजर सेंटर्स में आयुर्वेदिक क्रीम्स है, उसका एप्लीकेशन करने के लिए देते हैं। और सबसे मेन, अगर घर में करने लायक कोई उपचार है तो कुनकुने पानी में बैठ के सिकाई करना, उसमें आप फिटकरी का पाउडर 1 चम्मच और हल्दी का पाउडर 1 चम्मच डाल के सिर्फ कुनकुने पानी में 15 से 20 मिनट तक बैठने से वहाँ की स्फिंक्टर मसल जो है वो रिलैक्स होती है और वहाँ का दर्द जो है वो कम हो जाता है। और बाकी उसके स्टेज के अनुसार लेज़र ट्रीटमेंट क्रोनिक फिशर में भी हम लोग सजेस्ट करते हैं, जिसमें कोई चीरफाड़ नहीं होता, कोई टाका नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता, और 1 दिन में फिशर का लेज़र उपचार करने के बाद पेशेंट अपने नेक्स्ट डे रूटीन वर्क पे जा सकता है। सर, जो भगंदर बीमारी होती है, इसके मुख्यतः लक्षण क्या होते हैं और इसके उपचार और कैसे किए जा सकते हैं? भगंदर यानी फिस्टुला इन एनो जिसको कहा जाता है, हम लोग अगर विस्तृत रूप से इसको देखेंगे तो फिस्टुला में क्या होता है कि ये स्फिंक्टर मसल्स है, ये एक्सटर्नल मसल्स है, ये इंटरनल मसल्स है, और दोनों मसल्स के बीच में नेचुरली भगवान ने कुछ गैप रखा हुआ है जिसको इंटरस्फिंक्टरिक ग्रूव कहा जाता है। यहाँ पर कुछ पेक्टिनल ग्लैंड्स होती हैं जो हर एक मानव में उपस्थित होती है। इसमें क्या होता है कि किसी भी कारणवश वहाँ अगर इन्फेक्शन होता है, मोस्टली जो डायबिटीज़ पेशेंट है उन लोगों को वहाँ पर एब्सेस बनता है
और एब्सेस होने से वहाँ की जो पेक्टिनल ग्लैंड है उसका इन्फेक्शन होने से ये पस संडास के रास्ते तक फैलता है, इसको फिस्टुला कहा जाता है। इसको नाली घाव भी आम भाषा में कहा जाता है। भगंदर, नाली घाव या फिस्टुला ये सेम वर्ड्स है। इसमें फिस्टुला के दो प्रकार होते हैं। एक फिस्टुला होता है नाली घाव, जो कि ये जो लाइन दिख रही है ना, इसको डेंटेट लाइन कहा जाता है। डेंटेट लाइन के नीचे होने वाले फिस्टुला जो होते हैं वो सिंपल फिस्टुला होते हैं, और डेंटेट लाइन के ऊपर ओपन होने वाले फिस्टुला ये हाई एनल फिस्टुला होते हैं। तो ये दोनों स्फिंक्टर्स के बीच में जाने वाले फिस्टुला, सिंपल यहाँ पर ओपन होने वाले फिस्टुला से 3 से 4 प्रकार के फिस्टुला के टाइप्स होते हैं, और उसके टाइप्स के अनुसार उसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो किया जाता है। मोस्टली फिस्टुला का मुख्य लक्षण होता है कि वहाँ से निरंतर पस बहते रहता है और पेन होता है, दर्द होता है, मोशन करते समय पस ब्लड निकलता है। और ऐसे पेशेंट्स में मोस्टली लेज़र ट्रीटमेंट करने से काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है, जिसमें किसी भी प्रकार का बड़ा घाव नहीं होता। वहाँ की स्फिंक्टर पेशी या मांसपेशी जो होती है उसको किसी प्रकार का काटने का डर नहीं रहता है, इसलिए वहाँ का नियंत्रण जाने का भी डर नहीं है। तो फिस्टुला के लिए लेज़र ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी अच्छी सिद्ध हुई है। इसके अलावा मॉडिफाइड इफ्टाक मेथड है, लिफ्ट मेथड है। तो फिस्टुला का टाइप देख के हम उसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो डिसाइड करते हैं। सर, वर्ल्ड हेल्थ डे के अवसर पर आपके द्वारा एक शिविर का आयोजन किया गया था। हम चाहेंगे कि आप दर्शकों से उस शिविर के बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल 7 तारीख को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। तो इस साल भी हमारे यहाँ पर शिविर का आयोजन किया गया है। पिछले कई दिनों से इसकी तैयारी हमारे यहाँ सेंटर पर चालू रहती है। तो आने वाले 15 तारीख, 7 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, 15 अप्रैल तक लेज़र के जितने भी उपचार है, पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है या कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी है, इन सभी बीमारियों में लेज़र उपचार पे 50% तक छूट दी गई है। और जो पेशेंट्स फ्री काउंसलिंग के लिए आना चाहते हैं वो भी इस शिविर का फ़ायदा ले सकते हैं। और लेज़र ट्रीटमेंट में काफ़ी अच्छे सहूलियत या फ्री ऑफर्स होने की वजह से काफ़ी मरीजों ने उसका पंजीकरण जो है वो पहले से ही शुरू किया है। तो आने वाले 15 तारीख तक, 7 अप्रैल से 15 तारीख तक लेज़र उपचार में, लेज़र के जितने भी उपचार हैं उसमें 50% तक छूट हम लोगों ने दिया हुआ है। सर, लेज़र उपचार बहुत ही आधुनिक तकनीक माना जाता है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लेज़र उपचार किन किन बीमारियों के लिए किया जा सकता है? लेज़र मुख्यतः पाइल्स के लिए किया जाता है, फिशर के लिए किया जाता है, फिस्टुला के लिए किया जाता है, पाइलोनेड्रल साइनस नाम की एक बीमारी है उसके लिए किया जाता है। तो हर एक चीज़ों में, पाइल्स या फिशर में इसका लेज़र का उपचार कैसे करते हैं ये हम जानना चाहेंगे। जैसे कि अगर पाइल्स की हम बात करते हैं तो पाइल्स में लेज़र के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि ये जो पाइल्स का मस्सा दिख रहा है इसके जड़ में हम लोग लेज़र के माध्यम से उपचार करते हैं। किसी भी प्रकार का टाका नहीं होता, किसी भी प्रकार का घाव नहीं होता है, और लेज़र के जो बेस होता है वहाँ की जो फीडिंग वेसल्स, आर्टरीज होती है उसको लेज़र के माध्यम से एब्लेट किया जाता है। फिस्टुला की अगर बात करते हैं तो जहाँ पर एक्सटर्नल ओपनिंग होता है, इंटरनल ओपनिंग जहाँ पर होता है वहाँ से हम लेज़र फाइबर यूज़ करते हैं, और फिस्टुला की जितनी भी लंबी ट्रैक्ट है उसको लेज़र के माध्यम से एब्लेट करते हैं। फिशर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो इंटरनल स्फिंक्टर के फाइबर्स होते हैं इसमें लेज़र के माध्यम से हम लोग स्फिंक्टरोलाइसिस करते हैं। इसमें क्या होता है कि फ्यू फाइबर्स ऑफ स्फिंक्टर्स मसल्स, इंटरनल स्फिंक्टर्स, उसको लेज़र के माध्यम से ब्रेक किया जाता है, ना कि पूरा स्फिंक्टर। तो इसके माध्यम से जो फिशर है वो जल्दी हील हो जाता है और बाकी तकलीफ भी नहीं होती है। और सेम पाइलोनेड्रल साइनस की जो बीमारी होती है इसमें भी लेज़र के माध्यम से उपचार किया जाता है। अभी कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी जो है उसमें भी महिलाओं की जितनी समस्या है उसमें काफ़ी लेज़र फ़ायदेमंद हुआ है। तो इन सब बीमारियों में लेज़र का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सर, जैसा आपने बताया कि पाइलोनेड्रल साइनस जो बीमारी है इसके मुख्यतः लक्षण क्या होते हैं? पाइलोनेड्रल साइनस यानी क्या होता है कि जो क्लेफ्ट ऑफ बटक होता है, बटक के ऊपर, वहाँ पर जो मोस्टली फैटी लोग होते हैं, जिन लोगों के शरीर पर ज़्यादा बाल होते हैं, जो ड्राइवर्स है या जिनका सीटिंग लॉन्ग ड्यूरेशंस होता है, ऐसे लोगों को वहाँ पर एक प्रकार का एब्सेस या साइनस बनता है और वहाँ से निरंतर पस आना, प्रेशर देने से वहाँ सर पेन होना, दर्द होना और बैठने में भी दिक्कत होती है। तो इसको पाइलोनेड्रल साइनस कहा जाता है। ये इसका गुद भाग से कोई संबंध नहीं रहता है। ये एनल कैनल के ऊपर क्लेफ्ट ऑफ बटक जो होती है, दोनों नितंबों के बीच की जो जगह है वहाँ पर ये मोस्टली होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को लेज़र के माध्यम से ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट होता है, इसमें कोई बड़ा घाव भी नहीं होता है और लेज़र के माध्यम से ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसके लिए पेशेंट को एडमिट रहने की भी आवश्यकता नहीं है और बड़ा घाव ना होने की वजह से पेशेंट अपने रूटीन काम पे भी जल्दी जा सकता है।
सर गुदभाग से रक्तस्राव का जो मुख्य कारण मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को बताएं, क्योंकि रक्तस्राव होने के बाद तुरंत ही उनके मन में ये बात आ जाती है कि ये बवासीर का ही एक लक्षण है। बिल्कुल। एक्चुअली कभी भी किसी पेशेंट्स को अगर मलत्याग करते समय रक्तस्राव होता है तो उनको लगता है कि मुझे पाइल्स हो गया है। तो पाइल्स के अलावा भी वहाँ पर बहुत सारे कारण होते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें इतने सारे कारण होते हैं। ये पहला मुख्य कारण होता है कि पेनलेस ब्लीडिंग पाइल्स में होता है। यहाँ से अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो ये पेनलेस ब्लीडिंग होता है, ये पाइल्स की वजह से होता है। फीशर में जो ब्लीडिंग होता है वो वेदना के साथ होता है। मैंने फीशर में जो ब्लीडिंग होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप या मोशन को लग के आता है। पाइल्स में जो ब्लीडिंग होता है वो ऐसे धार जैसे उड़ता है, शावर जैसे ब्लीड होता है, पूरा कमोड जो है वो ब्लीडिंग से भर जाता है। इसके अलावा यहाँ पर पॉलिप्स होते हैं छोटे बच्चों में, तो इसकी वजह से ब्लीडिंग होता है। ऊपर अगर हम जाएंगे तो अतड़ियों में या ऊपर कोलॉन में अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की एक बीमारी होती है जिसमें अतड़ियों का इन्फेक्शन होता है, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है यहाँ पर, जिसमें अतड़ियों में इन्फेक्शन होने से म्यूकस स्राव आता है और उसके साथ साथ ब्लीडिंग भी होता है, तो इसकी वजह से ब्लीडिंग होता है। कई पेशेंट्स में ऊपर अगर कैंसर रहा, कोलॉन कैंसर, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होता है। तो ये सब तमाम ब्लीडिंग होने के कारण होते हैं। तो सबसे पहले ब्लीडिंग का जो सोर्स है, किस वजह से ब्लीडिंग हो रहा है, इसका हम लोग निदान करते हैं। अर्ली स्टेज की ब्लीडिंग के लिए हम लोग वीडियो एंडोस्कोपी के माध्यम से पाइल्स भी है या और कोई बीमारी है उसका जांच करते हैं। और इसके अलावा अगर कोई कारण होगा, पॉलिप्स होगा या अल्सरेटिव कोलाइटिस है या अतड़ियों में और कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कोलोनोस्कोपी से इसका पूरा निदान किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग क्या कारण है उसके अनुसार उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। सर आयुर्वेद क्षार सूत्र थेरेपी, इसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दें। आयुर्वेद क्षार सूत्र यह हजारों साल पहले से आई हुई चिकित्सा पद्धति है, जिसमें फिस्टुला के लिए मोस्टली जो रिकरेंट फिस्टुला है, बार बार होने वाले जो फिस्टुलाज है, इन फिस्टुला के लिए क्षार सूत्र काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट बताई गई है। क्षार सूत्र के बारे में आयुर्वेद में एक काफ़ी अच्छा श्लोक वर्णन किया गया है। उन्होंने बताया है कि कृश दुर्बल भीरुणाम नाड़ी मर्माश्रिता चया क्षार सूत्रे न ताम सिद्धात न तु शस्त्रे न बुद्धिमान। इसका अर्थ ये होता है कि जो लोग ऑपरेशन से डरते हैं, जो क्रूश यानी इमेशिएटेड है, जो थीन बॉडी है, जिनकी मोस्टली जो महिलाएं हैं, ये जो पेशेंट्स होते हैं, ये जो किसी भी प्रकार की शस्त्रक्रिया से डरते हैं, उन लोगों के लिए आयुर्वेद क्षार सूत्र चिकित्सा काफ़ी अच्छी बताई गई है। इसमें ये ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि एक मेडिकेटेड सेटॉन तैयार किया जाता है जिसको 3 मेडिसिन से बनाया जाता है। इसमें एक अपामार्ग क्षार होती है, एक दूसरी मेडिसिन होती है हल्दी, और तीसरा होता है यूफोर्बिया का स्नेही हम लोग लेते हैं, जिसको स्नूही क्षीर कहा जाता है। ये 3 मेडिसिन को मिक्स करके इसके लेयर्स दिए जाते हैं मेडिकेटेड सेटॉन पे, और ये क्षार सूत्र तैयार होने के बाद जो फिस्टुला होता है, इसमें लोकल एनेस्थीसिया में एक मेडिकेटेड सेटॉन यूज़ करके हर वीकली उसको चेंज करना पड़ता है। पहले लोगों के मन में ये डर था कि क्षार सूत्र बहुत पेनफुल है। अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्षार सूत्र आए हुए हैं, जैसे कि उदुम्बर क्षार सूत्र आया हुआ है, गुग्गुलू से बना हुआ क्षार सूत्र आया है। तो ये डिफरेंट क्षार सूत्र यूज़ करने से अभी पेशेंट को पेन उतना नहीं होता है और रिकवरी भी जल्दी होती है। इसमें मॉडिफाइड इफ्टाक नाम की एक मेथड है। इफ्टाक यानी इंटरसेप्शन ऑफ फिस्टुलस ट्रैक्ट एंड क्षार सूत्र लाइगेशन। इसमें क्या किया जाता है कि जो लॉन्ग फिस्टुला होते हैं, जिनकी 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, मोर देन 5 सेंटीमीटर ट्रैक्ट होती है, कॉम्प्लेक्स फिस्टुला होते हैं या मल्टीपल टाइम्स होने वाले फिस्टुला होते हैं, रिकरेंट फिस्टुला होते हैं, ऐसे फिस्टुला में हम लोग इफ्टाक नाम की मॉडिफाइड टेक्निक करते हैं, जो कि डॉक्टर निरंजन साहू सर, जिन मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उनसे वो टेक्नोलॉजी सीख पाया। हाल ही में इसी संशोधन के लिए उनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया और ये काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट है। तो मॉडिफाइड क्षार सूत्र मेथड करने से भी जो बार बार होने वाले फिस्टुला है, जिनको लगता है कि वहाँ का नियंत्रण न जाए, इनकॉन्टिनेंस ना हो, मुझे ऑपरेशन नहीं करना है या ऑपरेशन किया है फिर से ये बीमारी हुई है, तो उनके लिए क्षार सूत्र काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट है और संजीवनी के रूप में ये काम करती है। सर उपचार की एक पद्धति है कि कॉस्मेटिक लेजर गायनेकोलॉजी, तो मैं चाहूँगी कि ये टर्म के बारे में लोगों को आप थोड़ा उसके बारे में बताइए। कॉस्मेटिक लेजर गायनेकोलॉजी एक नया कंसेप्ट है और आने वाली जनरेशन के लिए ये नई ट्रीटमेंट होती है। और इसमें मोस्टली क्या होता है कि कॉस्मेटिक लेजर गायनेकोलॉजी में जिन महिलाओं को छींकते समय, खांसते समय
अपने आप पेशाब निकलती है, वजन उठाते समय अपने आप पेशाब निकलती है। तो ऐसे महिलाओं के लिए, जैसे कि स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के पेशेंट्स जिसको हमारी भाषा में कहते हैं, उन महिलाओं के लिए कॉस्मेटिक लेज़र गायनेकोलॉजी काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट है। इसमें जिन महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरीज हुई है, जिन महिलाओं को रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं, ऐसे महिलाओं के लिए वहाँ लैक्स वजाइना जिन बीमारियों में होता है, ऐसी पेशेंट्स के लिए कॉस्मेटिक लेज़र गायनेकोलॉजी से उपचार किया जाता है, जो कि एक ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट होता है। इसमें किसी भी प्रकार के एडमिशन की, एनेस्थीसिया की आवश्यकता नहीं होती है। ओपीडी बेस्ड लेज़र के माध्यम से वो ट्रीटमेंट किया जाता है। उसकी कुछ सेटिंग्स होते हैं, कुछ अंतराल से वो सेटिंग्स डिपेंड्स ऑन द डिसीज़, सीवियरिटी कितनी है उसके अनुसार उसको किया जाता है। इसके अलावा लेज़र कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में परमानेंट हेयर रिमूवल है, टैटू रिमूवल है, या और स्किन कॉम्प्लेक्शन बढ़ाने के लिए लेज़र ट्रीटमेंट है। ये काफ़ी अच्छे और एडवांस ट्रीटमेंट है जो अभ्युदय पाइल्स लेज़र सेंटर में अवेलेबल है। सर, मैं चाहूँगी कि जाते जाते आप आहार के बारे में लोगों को एक अच्छी जानकारी देकर जाएं। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य आयुर्वेद में ये 3 उपस्तंभ बताया गया है, जिसमें आहार का काफ़ी अच्छा वर्णन आयुर्वेद में मिलता है कि कैसे खाना खाना चाहिए, कैसे पानी पीना चाहिए, कब पानी पीना चाहिए, कब नहीं पीना चाहिए। अभी मैक्सिमम लोगों के मन में ये गलत धारणाएं होती है कि जिन लोगों को पाइल्स होता है उन लोगों ने ज़्यादा पानी पीना चाहिए ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो, पर आयुर्वेद के हिसाब से ज़्यादा पानी पीने से हिमोरॉइड या पाइल्स होते हैं। ये मिथ लोगों के मन में होता है, क्योंकि ज़्यादा जल पीने से अग्निमांद्य होता है। अग्निमांद्य पाइल्स का जो है ये मुख्य कारण है। जल या खाना खाते समय पानी पीने का एक क्रम या वर्णन आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर हम खाना खाते समय, खाना खाने के मध्य में अगर पानी पीते हैं तो हमारी पूरे शरीर को समावस्था में रखता है और वो प्राकृत पानी पीना होता है। अगर हम खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो वो हमारे शरीर में स्थूलता बढ़ाता है। हम जिनको लगता है कि मुझे मोटा होना है तो खाना खाने के तुरंत बाद पानी पिए, ताकि वो स्थूलता बढ़ाता है। जिनको लगता है कि मुझे मेरा वेट रिडक्शन करना है तो वो खाना खाने के पहले पानी पिए, तो वो शरीर में कृशता लाता है। तो ये क्रम आयुर्वेद में बताया गया है। खाने का भी कुछ क्रम है कि कौन सा द्रव्य पहले खाना चाहिए, कौन से बाद में खाना चाहिए। तो ये आयुर्वेद ये एक विशिष्ट प्रकार का साइंस है, ये होल साइंस है। ये ना कि सिर्फ बीमारियों को ठीक करता है, बल्कि अपनी दिनचर्या को किस प्रकार से अनुपालन करना चाहिए, इसका भी एक सम्यक ज्ञान हमको देता है। हम पाइल्स, फिशर, फिशुला, इन सब बीमारियों की बात करेंगे तो हमारे शरीर में हाई फाइब्रस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो सेवन कर सकते हैं, और अपने खान पान में ऐसा क्रम रखें कि जैसे जिस समय आपको भूख लगती है उस समय खाना खाना चाहिए। आइडियली आयुर्वेद के हिसाब से सुबह 9 के पहले खाना खाना चाहिए और शाम को सूर्यास्त के पहले खाना चाहिए। तो जिन लोगों को ये डाइट प्लान या ये टाइमिंग सूट होता है, वो अगर इस प्रकार से पालन करते हैं तो निश्चित ही आगे होने वाली उनकी जो बीमारियां हैं, मेटाबॉलिक डिसीज़ है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल है, हाइपरकोलेस्टेमिया है या हाइपोथायराइडिज्म है, ये बीमारियां उनको कभी नहीं होगी। तो ये क्रम हम खाने में रखें, ज़्यादा तीखा मिर्च मसालेदार आहार का सेवन ना करें, रात को जागे नहीं, हो सके तो रात को सोने के 2 से 3 घंटा पहले खाना खाएं, और दिन का जो आपका शेड्यूल है उसको निश्चित करें। सुबह उठने के बाद योगा प्राणायाम कर सकते हैं, और अपना आहार ही मुख्य औषध है, यह ध्यान में रखते हुए अपने शरीर की जो भी बीमारियां हैं उसको आहार के माध्यम से ठीक करने का प्रयास करें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दैट वाज रियली अ वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन। मैं आशा करती हूँ कि आज हमारे दर्शकों को इन बीमारियों से जुड़ी कई जानकारियाँ मिली होंगी। आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए UCN।